हर दुनिया की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब वे सीमाएं टूटती हैं तब शुरू होती है डायमेंशन का लॉर्ड की कहानी। एक ऐसा सफ़र जहां समय, शक्ति और रहस्य आपस में टकराते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डायमेंशन का लॉर्ड की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रहस्यमयी यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। जहां सुंदर फूल खिलते हैं उसके आसपास हमेशा खतरा होता है, जैसे किसी कांटे के रूप में या फिर किसी जहरीले कीड़े के रूप में या फिर किसी सांप के रूप में। शौर्य ने अब तक मायरा की वजह से आए 2 खतरों को तो मुंहतोड़ जवाब दे दिया था। पहला था राज सिंघानिया, जिसे शौर्य जंगल में पहली बार मिला था और बाद में शौर्य ने उसे अपाहिज बना दिया था। दूसरा था सुमन, जिसे पीटने के बाद उसके दादा का घना अपमान शौर्य ने किया था। लेकिन आज एक तीसरा ही आशिक मायरा के पीछे शौर्य से भिड़ने की तैयारी कर रहा था। हेवनली कोर्ट से दूर क्रंदन देश के उत्तरी क्षेत्र में एक और ताकतवर सेक्ट है। इस सेक्ट का नाम स्नो लेपर्ड सेक्ट था। इसके नाम के अनुसार ही ये बर्फीले प्रदेश में बसा सेक्ट था। देश के सीमावर्ती क्षेत्र में इसका वर्चस्व बहुत अधिक था। पिछले कई सालों से बाहरी दुश्मनों को इस सेक्ट ने अकेले ही रोके रखा था। देश के सुरक्षा विभाग में इस सेक्ट को हेवनली कोर्ट जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इस सेक्ट के पूर्वज सेंट रेल्म के कल्टिवेटर थे, पर वो आम सेंट ही क्या, वो किसी एम्परर रेल्म के कल्टिवेटर को भी आसानी से हरा सकते थे। इसका कारण था इनका अपना म्यूटेटेड एलिमेंट। इस सेक्ट के पूर्वज अपने स्पेस एलिमेंट और आइस एलिमेंट को मिलाकर एक नया एलिमेंट बना सकते थे। उसे उन्होंने प्रिज्म नाम दिया था। इस एलिमेंट के सामने एम्परर रेल्म का कल्टिवेटर भी टिक नहीं सकता था। पर कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे बाप दादा ताकतवर होते हैं तो आप खुद को भी ताकतवर समझने लगते हो। ऐसा ही कुछ इनके नवाबजादे बंसी के साथ हुआ। बंसी के पास स्पिरिट आइस बॉडी की देह थी। ये खास शरीर वाटर एलिमेंट को कम टेम्परेचर तक नियंत्रित कर सकता था। इस शरीर के वजह से उस कल्टीवेटर को वातावरण से ईदा को अपने शरीर में खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईदा खुद लगातार इनके शरीर में प्रवेश करती रहती है। ऐसे खास शरीर वाले लोगों के कल्टीवेशन की रफ्तार आम कल्टीवेटर से दोगुनी होती है। जब बंसी को पता चला कि सुंदर गहलोत ने अपनी बेटी के लिए कल्टीवेशन नष्ट हुए एक लड़के को चुना है, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने दादा और पिता ने कई बार मायरा का हाथ मांगा था, पर सुंदर ने उसे एक बार भी स्वीकार नहीं किया था। मगर आज वो अपनी बेटी का विवाह एक कल्टीवेशन नष्ट हुए लड़के से करने जा रहा था। ये बात बंसी के घमंड को चुनौती देने वाली थी। इसी बात के लिए आज सवाल पूछने के लिए बंसी अपने सेक्ट के कुछ एल्डर्स को लेकर रिश्ते की बात करने के लिए हेवनली सेक्ट जा रहा था। वहीं हमारे शौर्य की अपने मामा मनोहर से मुलाकात हो चुकी थी और वो उनके साथ जाकर अपने माता पिता से मिलकर तुरंत वापस आने वाला था। इस वक्त शौर्य मनोहर के साथ अपने नाना के घर जा रहा था। पूरे रास्ते भर शौर्य मनोहर से सवाल पूछकर दिखने वाली हर उस चीज़ की जानकारी ले रहा था और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। पूरे रास्ते मनोहर ने शौर्य को हर उस चीज़ की जानकारी दे डाली। अब जाकर शौर्य को पता चला कि यहाँ आम स्कूल भी होते हैं जहाँ बच्चे सामान्य पढ़ाई भी करते हैं। ये बच्चे वो होते हैं जो वातावरण से ईदा को अपने शरीर में सोख नहीं सकते। ऐसे लोगों को यहाँ नॉन कल्टिवेटेड या वीड्स कहा जाता है। शौर्य ने कई बड़े शहरों से गुजरते हुए इन आम लोगों को ध्यान से देखा और उनके रहन सहन को समझने की कोशिश की। शौर्य को ये भी पता चला कि जो बच्चे ईदा को अब्जॉर्ब कर सकते हैं उन्हें भी अपनी 18 साल की उम्र के बाद कंपलसरी ग्रेजुएट प्रोग्राम कॉलेज में जाकर करना पड़ता है। बातों बातों में मनोहर ने शौर्य को भी कॉलेज पढ़ना पड़ेगा ये बात दिया था, पर शौर्य के पास तो सिस्टम थी तो उसका कोई इरादा नहीं था कॉलेज पढ़ने का। जब वो दोनों अरोरा मैंशन पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद दोनों यहाँ पहुंचे थे। शौर्य के यहाँ आते हो 2 लंबी कतारों में सैनिकों ने खड़े होकर सैल्यूट मारकर शौर्य का या कहे मनोहर का स्वागत किया। शौर्य ने यहाँ आने के बाद गौर किया कि यहाँ सबसे बेहतर और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ के हर गार्ड की कल्टीवेशन वॉइड रिफाइनमेंट स्तर की थी। इनमें से एक भी अगर आम लोगों में चला जाए तो वो अकेला हजारों को चुटकियों में मसलने की ताकत रखता था। शौर्य ने इस चकाचौंध को अपनी आंखों में कैद कर लिया। जब शौर्य घर के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक शिला दौड़कर आए और उसके बाहों में पड़कर रोने लगी। रोते हुए वो शौर्य से माफ़ी मांगने लगी। इस वक्त शिला का मानसिक संतुलन काफ़ी हद तक खराब हो चुका था। शौर्य का दिल थोड़ा पसीज गया। उसने शिला के पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत किया और कहा, मॉम मैं आ गया हूं ना, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शौर्य ने उसे धीरज थमाया। उसके बाद शौर्य ने उनके चेहरों और शरीर पर बने घावों को देखा और उसे अंदर तक बुरा लगा, क्योंकि सिर्फ सच्चाई मालूम होने के बाद अपने प्रायश्चित के लिए आरव और शिला ने अपने शरीर पर ऐसे घाव सहन किए हैं। अगर इसी दौरान वो उन्हें ये बता देता है कि उनका असली बेटा तो कब का मर गया है तो उनका क्या होगा। इसी बात से शौर्य ने उन दोनों को माफ़ करने का फैसला मन ही मन कर लिया और खुद आगे बढ़कर आरव को भी अपने गले से लगा लिया। अपने माता पिता को शांत करने के बाद शौर्य ने अपने नाना से मुलाकात की। उसके नाना भी उस पर मनोहर जितनी ही जान छिड़कते थे।
अपने लिए अपने नाना के परिवार में इतना प्यार देखकर शौर्य का मन भर आया। उसने मन ही मन इस परिवार को अपना मानने का सोच लिया था। शौर्य रात के खाने के समय अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठ गया। इस दौरान शिला उसकी थाली में भर भर कर खाना परोस रही थी। शौर्य भी उसे बड़े स्वाद के साथ खाने लगा था। शिला ने इस बात का ध्यान रखा था कि शौर्य के लिए कोई भी मांसाहारी खाना ना बनाया जाए, क्योंकि याददाश्त जाने के बाद से शौर्य ने मांसाहार छोड़ दिया है, ये उसे अच्छे से याद था। खाना खाते समय शिला बार बार कुछ कहना चाहती थी, पर बात को जुबान पर लाने से पहले ही उसे टाल रही थी। इसे देखकर शौर्य ने आखिर उससे पूछ ही लिया, मॉम क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हो क्या? इस पर शिला ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, वो क्या है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन चालू हो गए हैं। अच्छा होता कि तुम भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो और अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लो। अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शौर्य ने देखा कि उसकी माँ की आंखों में एक उम्मीद थी, जिस वजह से उसने उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं अपना कॉलेज पूरा करूंगा। ये सुनकर आरव और शिला के चेहरों पर खुशी छा गई। दोनों ने मिलकर शौर्य के कंधों को थपथपाया। तभी मनोहर थोड़ा गंभीर होकर बोला, वो सब तो ठीक है, पर ऐसा करने से शौर्य तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। इस पर शौर्य ने मनोहर को देखा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आप किस लिए हो मामा? कोई जुगाड़ कर दो। ये सुनकर नाना ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, कॉलेज प्रेमिस में किसी भी तरह की सुरक्षा एजेंसी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यहाँ आम बच्चे और कल्टीवेटर्स दोनों आते हैं। तभी शीला ने कुछ सोचकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम शौर्य को मेरी दोस्त के पास भेज दे। उसकी बेटी भी इस साल कॉलेज जाने वाली है। ऊपर से वो अपने पति के साथ लोटस वैली राज्य में रहती है। ये राज्य देश का एजुकेशन हब है। यहाँ पर एक छोटा शहर है शरद नगर। मेरी दोस्त वहाँ रहती है। अगर शौर्य वहाँ जाता है तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ये सुनकर मनोहर और नाना को भी शिला का सुझाव पसंद आया। तभी आरव बोल पड़ा, अगर शौर्य वहाँ जाएगा तो मायरा का क्या करेंगे? उसके इस सवाल पर अचानक सभी की नज़रें शौर्य पर टिक गई। शौर्य ने अपनी नाक को सहलाया और बोला, मैं मायरा को समझाऊंगा। वैसे भी हम दोनों इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते हैं। अभी हम दोनों की शादी की उम्र नहीं हुई है। ये सुनकर शिला ने शौर्य के कंधे पर हाथ से मारते हुए कहा, तुम्हें पता भी है वो लड़की मायरा उम्र में तुमसे कितनी बड़ी है? शिला के सवाल पर शौर्य ने अंदाजा लगाते हुए कहा, उसकी उम्र भी मेरे जितनी होगी, क्योंकि उसे देखकर तो नहीं लगता कि उसकी उम्र ज़्यादा है। ये सुनकर शिला ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अगर 6 साल पहले तुम्हारा ये मामा शादी के लिए मान जाता तो आज वो तुम्हारी मामी बन जाती। बस उसने इतना कहा और शौर्य के हाथों से पानी का ग्लास फिसल गया। उसने हैरानी से कहा, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा है? उस पर शिला ने हंसते हुए कहा, मायरा एक आइस एलिमेंट को प्रैक्टिस करने वाली लड़की है, जिस वजह से उसकी त्वचा कभी बुरी नहीं होती। पर सच कहूँ तो वो मुझसे कुछ ही साल छोटी है। पर शादी के हिसाब से देखा जाए तो अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना शगुन माना जाता है। शौर्य ने इसे सुना तो उसे ऐसा लगने लगा उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी शौर्य के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ आई, होश में आओ होश, तुम्हारी असल उम्र 30 साल से ज़्यादा है। तुम्हें किस बात की चिंता है? सिस्टम की बात सुनकर शौर्य को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसने अपनी माँ की बात मान ली। अगर आप ऐसा कहती है तो यही सही। तभी नाना ने बात बदलते हुए शौर्य से पूछा, वैसे शौर्य, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ अजीब से हथियार है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? इस पर शौर्य ने अपने नाना को ध्यान से देखा और उनके चेहरे के भाव से समझ गया कि वो उसकी बंदूक के बारे में जान चुके हैं। शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और खाना खाने में मगन हो गया। खाना खाने के बाद सभी लोग घर के बाहर आ गए। यहाँ गार्डन में आने के बाद शौर्य ने अपनी डेजर्ट ईगल निकाली, उसके बाद अपनी मशीन गन निकाली और एक छोटा ग्रेनेड निकाला। इन सभी को टेबल पर रखने के बाद शौर्य ने उन्हें एक नज़र देखा, पर उस वक्त उनकी आंखें बाहर आने जितनी बड़ी हो चुकी थी। उसके नाना ने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास स्पेस स्टोरेज है? ओह माय गुडनेस शौर्य, तुम तो छुपा रुस्तम निकले। उनकी बात सुनकर शौर्य को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने डायमेंशन का उपयोग स्टोरेज की तरह करके दिखाया है। शौर्य ने शर्माते हुए कहा, वो मेरी कल्टीवेशन नष्ट होने के बाद मैंने अपने लिए नई कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढ निकाली। उसका अभ्यास करते वक्त मेरी ये खास स्किल जाग गई है। ये सुनकर शिला तपाक से पूछ पड़ी, क्या तुम अब कल्टीवेट कर सकते हो? इस पर शौर्य ने एक बार फिर शर्माते हुए कहा, इसी तकनीक के लिए ही तो मैं 7 ऑक्टेव पहाड़ियों में गया था। ये सुनकर सभी ने पहले शौर्य को हैरानी से देखा और फिर सभी के चेहरों पर खुशी के भाव आ गए। नाना ने शौर्य की पिस्तौल को उठाया और उसे अच्छे से जांचा। शौर्य की ये नई बंदूक ईद ऊर्जा का उपयोग कर सकती थी। नाना को शौर्य ने उसकी जानकारी समझाई और उसे इस्तेमाल का तरीका भी सिखाया। नाना को ये बंदूक बहुत पसंद आई। उन्होंने छोटे बच्चे की तरह उसे खुद के लिए शौर्य से मांग लिया। शौर्य ने भी अपने नाना को गिफ्ट के तौर पर उस बंदूक को दे दिया।
क्योंकि उसने अपने लिए एक नई और इससे भी ताकतवर बंदूक पहले ही बना ली थी। उसके मामा मनोहर ने उसकी मशीन गन ले ली, वहीं आरव ने रिसर्च के लिए शौर्य का ग्रेनेड के लिया। शौर्य के सारे हथियार सभी ने ले लिए थे। शिला को इसकी जरूरत नहीं थी तो उसने कुछ नहीं मांगा, पर शौर्य को उसे बिना कुछ दिए जाने देना अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी ईद चार्ज ब्लेड निकाली और मां को दे दी। शौर्य की ये तलवार उसने अपने लिए बनाई थी, पर इसमें ईद का चार्ज उसे जितना चाहिए था उतना नहीं था, तो उसने उसे अपनी मां को दे दिया। उसने अपने लिए लाल रंग के एक विशेष धातु से नई ओवरचार्जड ब्लेड बनाई थी। अपने घरवालों के साथ एक रात गुजारने के बाद शौर्य दूसरे दिन सुबह सुबह वापस हेवनली कोर्ट के लिए निकल आया। आते वक्त उसने अपने माँ बाप से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें फ़ोन जरूर करेगा। साथ ही रिश्तों की कड़वाहट काफ़ी हद तक मिट गई थी। वहीं इस वक्त हेवनली कोर्ट में हलचल मची थी। एक जवान लड़का मार्शल आर्ट्स के मैदान में कुर्सी लगाकर बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बगल में सुमन खड़ा था। सुमन इस वक्त सूजे हुए मुंह से उस लड़के के कान भरे जा रहा था। बंसी सर, वो लड़का शौर्य बिल्कुल कमज़ोर है, पर मायरा के पद का गलत इस्तेमाल करके उसने मुझे मारा और मेरे दादा की इंसल्ट की। अच्छा हुआ आप आ गए। आप उसे आज उसकी औकात दिखाओ और उसकी सारी अकड़ निकाल कर रख दो। बंसी ने ये सुना तो तिरछी मुस्कान के साथ मायरा को देखकर बोला, मैडम मायरा, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे आज खुद को साबित करने का मौका दो। मैं तुम्हें आज ये साबित करके दिखाऊंगा कि तुमने जिसे चुना है वो बस एक कमज़ोर लड़का है जो ठीक से कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। मैं आज तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि तुम्हारी चॉइस एकदम घटिया है। बंसी की बात सुनकर मायरा ने चिढ़ते हुए कहा, बंसी मेहता, मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल चॉइस पर आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि तुम खुद को इतना भाव देना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। इस पर बंसी हंसते हुए बोला, मैडम मायरा, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे लिए मैं एक बेशर्म भी कहलाऊं तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इसे जान लो कि मेरे अलावा तुम्हारे लायक कोई नहीं हो सकता। ऊपर से उस राज की तो हालत खराब हो चुकी है। ऐसा कहकर बंसी जोर जोर से हंसने लगा। तभी सेक्ट के प्रवेश द्वार से शौर्य अंदर आया। एक डेसिबल तेजी से शौर्य के सामने आया और उससे उसकी बैग लेकर शौर्य से बोला, मास्टर शौर्य, ये स्नो लियोपॉर्ड सेक्ट के यंग मास्टर है। ये आज यहाँ आपको चैलेंज करने आया है। ये यहाँ मायरा मैडम के सामने खुद को उनके लिए लायक दिखाने के लिए आपको हराना चाहता है। इस पर शौर्य ने भी मुस्कान दी और पॉकेट में हाथ डालकर मैदान में चलकर अंदर आते हुए हर तरफ नजरें घुमाकर देखने लगा। जब शौर्य की नज़र वहां बैठे बंसी पर पड़ी, सिस्टम की आवाज़ शौर्य के कानों में पड़ी, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी डिटेक्टेड, होस्ट इसे खत्म कर दो। इससे इस लोक के डेस्टिनी का कुछ हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा। शौर्य ने यह सुना तो शौर्य का चेहरा भी खिल उठा। शौर्य मैदान के अंदर आकर बंदी के सामने अकड़कर खड़ा हो गया और बंसी को ऊपर नीचे देखने लगा। क्या शौर्य बंसी को हरा पाएगा? क्या होगी शर्त? क्या सुमन ले पाएगा अपने अपमान का बदला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य इस वक्त हेवनली कोर्ट के मार्शल आर्ट्स ग्राउंड में खड़ा था। ये एक अखाड़े की तरह बना हुआ बड़ा मैदान था। यहाँ चारों तरफ दर्शकों के बैठने की जगह थी। मैदान में एक तरफ मुख्य अतिथियों के लिए भी जगह रखी गई थी। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था, पर हेवनली कोर्ट के बाकी सभी पीक के डिसिपल्स आज यहाँ आ चुके थे। इसका कारण था स्नो लियोपॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर आज शौर्य को चुनौती देने के लिए यहाँ आया हुआ था। इस वक्त बंसी मैदान में लकड़ी की कुर्सी डालकर बैठा था। वहीं उसके सामने पॉकेट में हाथ डालकर शौर्य खड़ा था। शौर्य की नज़रें बंसी को ऊपर से नीचे घूर रही थी। वहीं बंसी भी शौर्य को ऊपर से नीचे देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। बंसी के बगल में खड़ा सुमन धीरे से उसके कान में बोला, बंसी भाई, ये वही शौर्य है जिसे मैडम मायरा अपना पति बनाना चाहती है। वैसे तो इसकी सारी कल्टीवेशन नष्ट हो चुकी है और ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, पर इसके पास अजीब सा हथियार है, उससे बचकर रहना। सुमन की बातें सुनकर बंसी घमंड से खड़ा हुआ और शौर्य को घूरते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुम अपने अजीब से हथियार से लोगों में धौंस जमाते फिर रहे हो। मुझे तुम्हारा ये बर्ताव पसंद नहीं आया। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कल्टीवेटर कभी भी अपने हथियार का निहत्थे कल्टीवेटर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी शौर्य ने अपनी बंदूक निकालकर बंसी पर तान दी और उसके माथे को टिकाते हुए उसे तंज कसते हुए कहा, लेकिन मैं तो कोई कल्टीवेटर नहीं हूं ना, तो मुझे इससे क्या। पर तुझे भी ये पता होना चाहिए कि एक कल्टीवेटर नॉन कल्टीवेटर को मुकाबले के लिए चुनौती नहीं दे सकता। पर देख, तू यहाँ एक बेशर्म की तरह मुझे यहाँ चुनौती दे रहा है। मुझे भी तेरी ये बात पसंद नहीं आई। शौर्य का ऐसा आक्रामक रवैया देखकर बंसी की बोलती बंद हो गई। उसे अचानक शौर्य के हाथ में मौजूद बंदूक से डर महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर किसी स्नाइपर ने निशाना साध रखा हो और उसकी एक गलती उसका सिर उड़ा सकती है। बंसी को ऐसा चुप देखकर बगल में खड़ी मायरा हंस पड़ी। बंसी, तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट थे ना, कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस? बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर जो शौर्य की एक ही चाल में गायब हो गया। मायरा को बातें बंसी के लिए उसके जख्मों पर रगड़ा हुआ नमक लग रही थी।
बंसी तिलमिला उठा। तभी एक एल्डर पीछे से आगे आकर शौर्य के सामने खड़ा हो गया। उसने शौर्य को घूरते हुए कहा, बच्चे तुम एक कल्टीवेटर नहीं हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप हार मान लो और यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। शौर्य को उस एल्डर की बात काफ़ी बेतुकी लगी। शौर्य ने अपनी बंदूक को एल्डर पर तान दिया और बोला, मेरा अंजाम तो बाद में देखेंगे बुढ़े, पर तेरा क्या होगा ये तूने यहाँ बीच में आने से पहले सोचा है क्या? अचानक खुद पर बंदूक का निशाना आते ही एल्डर को भी अंदर तक डर महसूस हुआ। उसके चेहरे के बदलते भावों को देखकर शौर्य हंसने लगा और बोला, क्यों तेरी भी फट गई ना? अगर खुद की औकात पता ना हो तो ऐसे बेवजह दूसरों के बीच में नहीं आते। तब तक बंसी बगल में आ चुका था और उसने तेजी से अपनी कल्टीवेशन को सक्रिय कर दिया। उसका कल्टीवेशन वाइड रिफाइनमेंट तक पहुंच गया था और वो बस एक कदम ही दूर था सेंट रेल्म से। उसने पूरी ताकत के साथ अपनी सारी ईदा ऊर्जा को अपने हाथों और पैरों में केंद्रित कर दिया और शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने भी पूरी रफ्तार के साथ प्रतिक्रिया दी और 2 गोलियां चला दी। बंदूक से निकली गोलियां सीधा बंसी की मुट्ठियों से टकरा गई और बंदी दर्द में उछलकर पीछे जा गिरा। इसी वक्त एल्डर में भी आगे बढ़कर शौर्य पर अपनी आइस एलिमेंट के खंजरों को बनाकर हमला कर दिया। एल्डर के हमले के आगे शौर्य बिल्कुल भी डरा नहीं, पर तब तक मायरा बीच में आ चुकी थी। मायरा ने तुरंत अपनी आइस एलिमेंट की ऊर्जा का प्रयोग किया और शौर्य के सामने बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। एल्डर के वार से मायरा की बर्फ से बनी दीवार टूटकर बिखर गई और वो बर्फ के खंजर सीधा शौर्य से जाकर टकरा गए। शौर्य को दीवार की वजह से अंदाजा नहीं लगा और उनका हमला उसके सीने पर हो गया। शौर्य को अचानक अपने सीने दर्द महसूस हुआ और वो कुछ कदम दूर जाकर गिर गया। शौर्य ने जैसे तैसे खुद को खड़ा किया और अपने उल्टे हाथ से मुंह को पोंछा और मुस्कुराते हुए एल्डर को देखने लगा। अगले ही पल शौर्य हवा में उछल पड़ा और उसके दूसरे हाथ में भी बंदूक आ गई। क्लिक की आवाज़ हुई और उसकी बंदूक लोड हो गई। किसी छोटे बमों के धमाके की तरह उसकी बंदूक से गोलियां निकली और एल्डर के सभी मुख्य अंगों को निशाना बनाकर आगे बढ़ी। एल्डर ने भी अपने चारों ओर बर्फ का कवच बनाया और उन गोलियों को रोकने की कोशिश की, पर जब गोलियां उस कवच टकराई फिस की आवाज़ हुई और तेजी से घूमती हुई गोलियों ने बर्फ के कवच को भेद दिया। अगले ही पल गोलियां एल्डर के कंधे घुटनों में जाकर धंस गई। एल्डर एक दर्दनाक चीख के साथ नीचे गिर गया। उसके जख्मों से खून रिसने लगा था। अपने सेक्ट के एल्डर और यंग मास्टर को इस तरह घायल होता देखकर बाकी 2 एल्डर्स भी आगे आए। उन्होंने फुर्ती से उन दोनों को मैदान के बगल में लाया और उनके मुंह में हरे रंग का द्रव डाल दिया। दोनों के शरीर में फांसी गोलियां कुछ ही देर में बाहर निकल आए और उनके घाव तुरंत भर गए। बंसी गुस्से से धधकते हुए खड़ा हो गया और शौर्य की ओर उंगली करते हुए बोला, शौर्य तुमने इस यंग मास्टर को आज सच में गुस्सा दिलाया है। मैं तुम्हें आज वो फ़र्क समझाऊंगा जो एक कल्टीवेटर और सामान्य इंसान में होता है। ऐसा कहकर बंदी हवा में उछल गया। उसने एक हाथ में आग का गोला प्रकट किया और दूसरे हाथ में बर्फ का गोला प्रकट किया। उसके माथे के बीच से बिजली की धाराएं निकलने लगी। 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हुए बंसी ने शौर्य पर एक के बाद एक जानलेवा हमले कर दिए। शौर्य को इन हमलों से संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसके शरीर पर ये हमले सीधा आकर लग गए। शौर्य घायल होकर दूर जा गिरा। शौर्य इस वक्त काफ़ी भयानक दर्द से गुजर रहा था। उसने आंखें बंद की और अपने शरीर पर लगे घावों को स्वर्गीय शरीर की शक्तियों से तेजी से भरना शुरू कर दिया। शौर्य ने जमीन पर पड़े पड़े ही चिल्लाते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी बहादुरी? तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो सड़कों पर लोगों को धोखा देकर पैसे कमाते हैं। उनमें इतनी तो ईमानदारी होती है कि उन्हें पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ज़रा तुम्हें देखो, एक वॉइड रिफाइनमेंट लेवल का कल्टीवेटर होने के बावजूद एक नॉन कल्टीवेटर पर अपनी ताकत से हमला कर रहे हो। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। शौर्य ऐसा कहकर जोर जोर से लेटकर हंसने लगा। मायरा भी तेजी से उसके पास आए और उसने शौर्य के जख्मी शरीर को देखा और एक विशाल बर्फीला तूफान निर्माण किया और उसे बंसी के ऊपर छोड़ दिया। बंसी ने हवा में ही खुद को तूफान से बचाया और जख्मी शौर्य पर एक और हमला कर दिया। शौर्य ने ये देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो बोला, यंग मास्टर क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्योंकि मैं ये साफ कर दूं कि यहाँ से आगे की लड़ाई जान पर गुजर सकती है। इस पर बंसी ने हंसते हुए कहा, शौर्य तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम बस एक कमज़ोर इंसान हो। अगर तुम यहाँ मर भी गए तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ तक तुम्हारा सेक्ट मास्टर भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कहकर बंदी हंसने लगा। मायरा को उसकी बातों से गुस्सा आया और उसके शरीर के आसपास नीले रंग की ईंटें इकट्ठा होने लगी, पर तभी शौर्य बिजली की फुर्ती से खड़ा हो गया और उसने मायरा को उस जगह से उठाया और गायब हो गया। अचानक बंसी का वो वार खाली गया। बंसी अचानक शौर्य को इधर उधर देखने लगा, पर तभी एक धमाके की आवाज़ हुई और जमीन पर बिछी फर्श टुकड़ों में टूट गई। बंसी ने हैरानी से उस ओर देखा, पर तब तक उसके कानों पर एल्डर की आवाज़ आई, यंग मास्टर बचो, वो आपके। उसने इतना कहा ही था कि बंसी की रीढ़ की हड्डी में भयानक दर्द महसूस हुआ। क्रैक की आवाज़ के साथ आसमान में तैर रहा बंसी बम के गोले की तरह मैदान में आकर गिर गया।
उसके पीछे इस वक्त शौर्य हवा से नीचे गिरता नजर आया। शौर्य ने ऊपर से नीचे आते हुए वापस अपनी गति बढ़ाई और अपने घुटने को उल्टे लेटे हुए बंसी की पीठ में दे मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी बंसी को बचाने के लिए आगे नहीं जा पाया और बंदी की रीढ़ की हड्डियों का ढांचा टुकड़े टुकड़े हो गया। एक भयानक दर्दनाक चीख के साथ बंसी चिल्लाया, पर शौर्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शौर्य आराम से खड़ा होकर बगल में चला गया। शौर्य को ऐसे करते देखकर तीनों एल्डर ने शौर्य को घेर लिया। शौर्य ने एक हाथ हवा में सीधा किया और दूसरा हाथ आगे किया। अपने अगले पैर को एडी के बल टिका दिया और पिछला पैर पूरा जमीन के समानांतर रखा। ये कालारी की एक मुद्रा थी। जैसे ही एल्डर शौर्य पर एलिमेंट्स की शक्तियों से हमला करने जा रहे थे, शौर्य ने अपनी सांसों पर नियंत्रण किया और आगे बढ़कर उनके आ रहे हमले को आसानी से पकड़कर उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। अगले ही पल अपनी कोहनी का घातक वार उस एल्डर के सीने पर कर दिया। एल्डर को शौर्य की कोहनी लगते ही एल्डर दूर जाकर गिर गया। शौर्य वहीं नहीं रुका और बिजली की रफ्तार से वो दोनों बचे हुए एल्डर के बीच पहुंच गया। शौर्य ने अपनी हथेली को एक के ठुड्डी पर दे मारा और उसकी हाथ में एकत्रित एलिमेंटल ऊर्जा को दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। दूसरा एल्डर उसकी वजह से घायल हो गया। शौर्य ने पलक झपकते ही तीनों एल्डर को निपटा दिया था। वहीं बंसी इस वक्त टूटे हुए फर्श के टुकड़ों में ढेर होकर गिरा हुआ था। शौर्य ने अपने कड़ों को झटका और चलकर बंसी के पास आकर नीचे झुककर उसकी गालों को थपथपाते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोला, मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं, अपने बाप को भेज। शौर्य की बात से वहां मौजूद अन्य पीक के सभी डिसिपल्स ने जोरदार तालियां बजाए। वहीं आइस पीक के डिसिपल मंत्रमुग्ध होकर शौर्य को ही देखे जा रहे थे। मायरा तेजी से दौड़कर आए और शौर्य के गले में गिरकर उसके गालों को चूमते हुए बोली, शौर्य माय डार्लिंग, ई नो यू आर द बेस्ट, मुझे लगा ही था कि तुम इन लोगों को आसानी से हरा दोगे। उसके बाद सभी के सामने मायरा ने शौर्य का हाथ पकड़ा और ऊंची आवाज में बोली, क्या यहाँ कोई और भी है जिसे मेरी चॉइस पर शक है? अगर है तो आगे आए और मेरे होने वाले पति को हराकर दिखाए। जख्मी होकर मुंह के बल जमीन में धंसा बंसी इसे सुन पा रहा था, पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तीनों एल्डर भी इस वक्त घायल होकर गिर हुए थे। बंसी की पूरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी मुकाबले में इतनी बुरी तरह से हार गया हो। शौर्य ने आगे आकर अपने हाथों पर अदृश्य असंतुलित ईर्ष्या को एकत्रित किया और कुटिल मुस्कान के साथ बंसी के पास बैठकर उसके शरीर में उस ऊर्जा को प्रविष्ट कर दिया। शौर्य ने उसके बाद बंदी को गड्ढे से निकाला और बड़े ही शांत और संयमी भाव के साथ बोला, मुझे लगता है कि अब यंग मास्टर बंसी मेरी और मायरा की शादी पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। अगर अभी भी उन्हें कोई समस्या है तो मैं अपनी बंदूक के दम पर उन्हें ये अच्छे से समझा सकता हूँ। बंसी अकड़ी हुई गर्दन के साथ शौर्य को गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। तब तक मायरा के इशारों पर तीनों एल्डर को आइस पीक के डिसिपल ने जमीन से उठाकर खड़ा कर दिया था। उनके से एक एल्डर ने 4 हरे रंग की बोतलें निकाली और उन्हें एक एक करके चारों ने पी लिया। देखते ही देखते तीनों एल्डर्स के जख्म भर गए, पर जब उनका ध्यान बंसी की टूटी रीढ़ की हड्डी पर गई, तीनों का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि इसे शौर्य ने अपने हमलों से बर्बाद करके रख दिया था। इन्हें ये खास दवा भी ठीक नहीं कर पाई थी। तीनों एल्डर्स ने शौर्य को गुस्से से देखा और घायल बंसी को वहां से उठाकर लेकर चले गए। जाते जाते घायल बंसी ने एक नज़र शौर्य को देखा और बोला, शौर्य, आज की मेरी ये हार मैं जीवन बाद के लिए याद रखूंगा। एक दिन में इसका पूरा हिसाब तुमसे वसूल कर रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। शौर्य ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और सोच में पड़ गया, क्योंकि सिस्टम उसके दिमाग में इस वक्त सूचना दे रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, तुमने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को हराया है और उसे हार का मतलब समझाया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसकी 50% डेस्टिनी वैल्यू आपको मिल जाती है। शौर्य ने शांति से डेस्टिनी वैल्यू को अपने शरीर में सोख लिया। अचानक उसकी कल्टीवेशन 2 निम्न स्तरों से बढ़ गई। शौर्य इस वक्त को फॉर्मेशन के पिक स्टेज पर पहुंच चुका था। मायरा नद शौर्य के पास आकर उसे अपने कंधे से सहारा दिया और उसका हाथ पकड़कर हवा में उठाया। उसकी जीत को पूरे सेक्ट के सामने उसने सिद्ध कर दिया था। वहीं बगल में खड़ा सुमन अपने दांत पीसते रह गया। मैदान के बाहर बने एक अंधेरे कोने से मंदार छुपकर इसे देख रहा था। उसका ये दांव भी असफल हो गया था, जिस वजह से वो काफी चिढ़ गया था। मायरा शौर्य को उसके कमरे में लेकर आ गई। इधर जब ये बात सुंदर को पता चली तो सुंदर खुद कई दवाइयां लेकर शौर्य के पास आ गया। उसने दवाइयों को टेबल पर रखा और थोड़ा झूठे गुस्से के साथ बोला, अगर इतना ही घायल होना था तो उनसे भिड़ने की बजाय इस मामले को सीधा मेरे पास लेकर आते। उसे खुद से हल करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? शौर्य ने हल्के से सुंदर को देखा और बोला, अरे ससुर जी, अब गुस्सा करना बंद करो। मेरी यहाँ सिर्फ कुछ ऊर्जा नष्ट हुई थी, जिस वजह से मैं सिर्फ हल्का थका हुआ महसूस कर रहा था। देखो, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। आप खामोखा मेरी चिंता कर रहे हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने इस बात को टाल दिया। उसके बाद शाम तक आराम करने के बाद शौर्य वापस अपने कमरे से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर मायरा को ढूंढ लिया और फिर उसे अपने कॉलेज जाने के फैसले के बारे में बता दिया। इसे सुनकर मायरा का चेहरा मायूस हुआ।
उसे बहलाने के लिए शौर्य नद उसे एक लंबी किस दी और बोला, अरे जानेमन तुम चिंता ना करो। एक बार ये कॉलेज खत्म हो जाए मैं खुद यहाँ आकर तुम्हें डोली में बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। बस कुछ ही सालों की तो बात है। शौर्य की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मायरा थोड़ा पिघल गई और उसकी नाराजी उतर गई। उसके बाद शौर्य वहां से निकलने की तैयारियों में जुट गया। कैसा रहेगा शौर्य केजी सामान्य लोगों के बीच रहकर असामान्य सफ़र? क्या बंसी के घायल होने से स्नो लियोपॉर्ड सेक्स चुपचाप बैठेगा? क्या इस मामले को दबाने के लिए शौर्य लेगा अपने मामा की मदद? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।